लोग हैं। उम्मीद कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इन्वायरमेंट का ईवीएस का 1 to 5 का चैप्टर 2 अध्याय 2 करेंगे जो हमारा खेल से रिलेटेड है। और खेल से जो है प्रश्न बन सकता है, इसलिए क्योंकि अध्याय 2 भी इम्पोर्टेंट ही है, इसमें भी कई सारे चीज़ें समाहित की गई है। तो खेल जो है, खेल से के माध्यम से यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न जो है पूछ लिया जा सकता है। जैसे खो खो खेल में जो खो खो के बच्चे खेलते हैं, कबड्डी वगैरह खेलते हैं, उसमें कितने प्लेयर हो सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम बात कर रहे हैं खेल में जो है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वह हमारा है। एक तरीक़ा से कुश्ती के जो खेल में कितने दल होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरीक़ा से। अगर हम दूसरी बात करें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे कुछ खेल वगैरह दिया गया है, लुक्का छिपी, खो खो, कैरम बोर्ड, लूडो, इस तरीक़ा से कोई खेल आपको दे देगा, उसमें प्लेयर के बारे में आपको नंबर ऑफ़ प्लेयर के बारे में पूछ सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वह हमारा है एक्चुअली क्या है, मार्शल आर्ट। देखिए यहाँ से हमारा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है शुरू। मार्शल आर्ट क्या है, ये एक बच्चे का प्रश्न है। मार्शल आर्ट, तो मार्शल आर्ट से जो है प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं मार्शल आर्ट आपके लिए यहाँ पे लेके आया लास्ट में। ठीक है, यही थोड़ा सा हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, ठीक है। इससे अपनी जो है सुरक्षा की जाती है और प्रत्येक बच्चे, लड़कियां को सीखना चाहिए ताकि वह प्रत्येक राज्य और देश के लिए जो है कई तरह से परंपरागत ढंग से कला जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहे, नहीं आने वाला जो पीढ़ियां हैं उसको जो है मिल सके। तो चाहे भारत में गुरु की शिष्य की परंपरा से कुश्ती हो या जापान की सूमो, सिख समुदाय का गतका और आज का समय का जूडो, कराटे, ये सभी क्या है, मार्शल आर्ट है। देखिए तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट जो हमको लगा वह लगा जापान की सूमो, नहीं जापान में इसको क्या कहते हैं, सूमो। सिख धर्म में इसको गतका कहा जाता है, सिख धर्म के लोग इसको क्या कहते हैं, गतका कहते हैं। ठीक है, तो मार्शल आर्ट को जो है जापानी भाषा में सूमो कहा जाता है, जबकि भारतीय लोग इसको क्या कहते हैं, एक तरीक़ा से मार्शल आर्ट कहते हैं, जूडो, कराटे कहते हैं, नहीं मार्शल आर्ट भी कहते हैं। सिख समुदाय के लोग इसको गतका कहते हैं। इस तरीक़ा से ये आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं नीचे, जो सबसे हमारा इम्पोर्टेंट है, ये कुछ इस तरीक़ा से सिख संप्रदाय धर्म से रिलेटेड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीक़ा से लोग एक दूसरे से जो है अपना एक युद्ध कला का जो है एक तरीक़ा से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए ये गतका है, एक्चुअली गतका हम अभी बताएं, मैं आपको बताया था गतका क्या होता है। गतका एक्चुअली मार्शल आर्ट्स सिख समुदाय में कहा जाता है। तो गतका एक मार्शल आर्ट है, यह सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, देखिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में आ गया तो गुरु गोविंद सिंह प्रश्न बन सकता है। यह सिख समुदाय के सैन्य को रूप दिया था। देखिए तो कौन से गुरु ने सिख धर्म में जो है सैन्य का रूप दिया, तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ठीक है, उसी दौरान गतका जो है खेलने का जो कला जो था वह शुरुआत की गई थी। गतका जो है सिखों के सैन्य रूप का एक हिस्सा है। गतका क्या है, एक सिखों का एक सैन्य रूप का एक हिस्सा है। ठीक है, क्या है, एक हिस्सा है, और यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। देखिए हम लोग भी मार्शल आर्ट वगैरह सीखते हैं, नहीं तो वह क्या एक्चुअली आत्मरक्षा के लिए, तो प्रत्येक लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, चाहे लड़कियां हो या लड़का हो। सिख समुदाय के लोग जो है इसको बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर इस जो है यह खेला जाता है, यह खेल गतका। और इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। हम लोग जैसे लाठी वगैरह, नहीं लठैड़ वगैरह चलाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक तरीक़ा से तलवारबाजी करते हैं, अलग अलग करतब दिखाते हैं। तो सिख समुदाय जो यहाँ पे विशेष तरीक़ा से यहाँ बताया गया है, गुरु गोविंद सिंह का नाम यहाँ दिया गया है, नहीं सिख समुदाय की बात की गई है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ईवीएस पोर्शन में। बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ खेल के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं स्पष्ट किया गया है। बाकी योग वगैरह, व्यायाम वगैरह आपको करना ही है। ठीक है, आप लोग करते ही होंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आईसीसी क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है दिया है 2011 का, जिसमें भारत जो है विजेता रहा था, तो इसलिए ये थोड़ा सा बताया गया है, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, वो छोटा सा, तो ये था चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग अभी कर रहे थे। और अब हम आते हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर था, खेल से रिलेटेड था, इसलिए नेक्स्ट हमारा है बीजों का बिखरना, अध्याय 3। इसमें हम सीड्स के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, नहीं जैन धर्म के महावीर स्वामी की बात की गई है, जो 24वें तीर्थंकर थे।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो महावीर स्वामी थे, आप लोग को मालूम ही है जैन धर्म के। और यह जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड में स्थित एक लछवाड़ा एक गांव है, जहाँ पे जो है एक मंदिर है। किस धर्म का है? जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस जिला में लछवाड़ा स्थित है? जमुई जिला में है। ठीक है, एक बीपीएससी एग्जाम लेगी तो इस तरीक़ा से यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आपका ईवीएस पोर्शंस की हम बात कर रहे हैं, एसएसटी से भी प्रश्न यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये एसएसटी ईवीएस ही तो है, ईवीएस 1 to 5 में ईवीएस होता है और 6 से जाके एसएसटी हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा हमको, इसलिए मैं यहाँ पे आपको मैं बता दिया। बाकी हम आगे बात करें तो सीड्स के बारे में जो है, आप सीड्स के बारे में देखे होंगे किस तरीक़ा से जो है सीड्स जो है इधर से उधर बिखर कर, नहीं अलग अलग तरीके से सीड्स जो है एक जगह से दूसरे जगह हवा के माध्यम से, पेड़ पौधे के माध्यम से नहीं मिलता है, इधर से उधर जो है नहीं एक तरीक़ा से बिखर जाता है। तो उसी की बातें की गई है, तरह तरह के सीड्स जो है बिखरते हैं। इस पर बच्चे और टीचर के शिक्षिका के बीच जो है बातें हो रही है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये गुल मेहंदी के फल और बीज के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। गुल मेहंदी कुछ पौधे के बीज सरसों के दाने के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सरसों के बीज के दाने जो है कौन से और गोलाकार एवं छोटे होते हैं। ठीक, फलियाँ सूख कर फटने के बाद बिखर जाता है इसका। तो इसको हर सिंगार या गुल मेहंदी के बीज फटकर चटक कर बिखरते हैं। ये इस तरीक़ा से पूछा जा सकता है कि सरसों के दाने के भांति कौन सा इसमें बीज होता है। नहीं तो हर सिंगार और गुल मेहंदी जो नहीं उसके फल और बीज इस तरीक़ा से यहाँ पिक्चर में दिखाया गया, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ से जो है प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आसपास जाकर जो इस तरीक़ा से यहाँ पे आपको देख लेना है थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बीजों की बात की गई है। नहीं, ये पंख की पतली है, उड़ उड़ कर इधर से उधर हवा में उड़ जाती है। कई सारे सीड्स, कपास का जो बीज है, ठीक है, यह भी हवा में उड़ सकती है आसानी से चारों तरफ। नहीं एक तरीक़ा से हल्की होती है तो पतली झिल्ली की तरह होती है और उड़कर कहीं भी जा सकती है कपास के बीज। पानी में तैरकर बिखरने वाला बीज की बात करें, फल की बात करें, यहाँ पे एक बताया गया है पानी में तैरकर बिखरने वाला फल। तो कुछ पौधे के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाते हैं। ऐसे में इसको हम तैरने वाले हल्के फल कह सकते हैं। तो वह हमारा कमल है और कुमुदनी के पौधे हैं। कौन है? कमल और कुमुदनी के पौधे के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जो है फल सड़ गल जाने के कारण बीज बिखर जाता है। तो ये है कमल और उसका बीज काटा हुआ फल है इस तरीक़ा से। तो कमल और कुमुदनी जो है एक ऐसा फल है जो पानी में तैरकर बिखर जाता है। ठीक है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। जानवरों की सवारी यहाँ पे दिया गया है। एक जानवर के बारे में बताया गया, गोखरू का बीज के बारे में बताया गया। गोखरू का बीज क्या है? तो बीजों को बिखरने में पशु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसलिए इसको गोखरू की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर में चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जब पशुआं इधर से उधर अपना चारागाह वगैरह चारा वगैरह खाती है इधर से उधर, तो उसके जो है बालों में, उसके बॉडी में नहीं तो उसको गोखरू कहते हैं। कांटेदार बीज जो है सटकर पशुओं से इधर से उधर एक स्थान से चली जाती है। ठीक है, तो उसको गोखरू बीज कहते हैं। पक्षियों द्वारा भी होता है, कई सारे पक्षियाँ जो है नहीं बीज वगैरह उनके पेट में चल जाता है, फल उनके पेट में पच जाता है। उसके बाद वह मल के दूध बीट के द्वारा जो है उसका बाहर निकल आता है और उसे अनुकूल जैसे कई सारा आपका हो सकता है। जो पूछा जा सकता है कि पक्षियों के द्वारा कौन कौन से फल जो है उनके बीट के थ्रू जो है जन्म लेता है। तो पीपल का हो सकता है, बरगद हमारा हो सकता है, अमरूद हो सकता है। ये ऐसे फसल है, ये सॉरी फसल कहते हैं, ये ऐसे जो हैं फल हैं और पौधे हैं एक तरीक़ा से जो पशुओं के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे जगह जो है जन्म लेता है। ठीक है, इस तरीक़ा से पक्षियाँ जब इसको खाते हैं चोंच में चिपका लेते हैं नहीं, और उस तरीक़ा से वह उसका जो है लसोड़ा वगैरह उसको छू लेते हैं, तो फल जो बीज सहित खा जाते हैं तो उनके पेट में जाकर पचता है और मल के माध्यम से जो है बाहर निकल कर वह गिर कर वह जो है अंकुरित हो जाता है और इस तरीक़ा से ये सब पौधे जो है जन्म ले लेते हैं। पीपल और बरगद, ये अमरूद, ये पूछा जा सकता है। ठीक, तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि कई सारे प्रजातियाँ जो है पौधे के हज़ारों वर्षों से बचकर जो है चली आ रही है। हज़ारों वर्षों से जो है यहाँ पे पेड़ पौधे मनुष्य के लिए फल फूल जो है मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम देखे जाए तो ये हमारा एक तरीक़ा से ओवर हो गया हमारा, ये हमारा चैप्टर जो है
ओवर हो गया। और इस तरीक़ा से यही कुछ था टॉपिक आपका ये बीजों का बिखरना में। तो यहीं तक हम रखते हैं, अध्याय 3 तक ही। नेक्स्ट डे हम करेंगे नेक्स्ट अध्याय नंबर 4। ये हमारा था 1 to 5 के लिए, खासकर टीचर के लिए जो 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए। 6 to 8 के लिए हम जल्द ही SST वगैरह सब्जेक्ट वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर अगर नए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट दें, अपनी राय दें कैसा लग रहा है। इसका मैं PDF वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ राजीव रंजन पर शेयर कर दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।